है पूरा शहर, भले ही बंद पड़ा है पूरा देश, भले ही हम घरों के भीतर हैं, भले ही हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि हमारी जिज्ञासा, हमारा ज्ञान पाने की लालसा, पढ़ने की मनोवृत्ति, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। हम जहाँ भी हैं सीखते रहेंगे। सीखने की जो ललक हमारे अंदर है वो कोई समाप्त नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद समाप्त नहीं हो जाते। ऐसा ही कुछ हुआ हम सब के साथ। अचानक से हम सब लोग घर में बंद हो गए और पता ही नहीं चला कब 30-40 दिन ये घर में बंद हुए बीत गए। लगभग 1.5-2 महीने से लगभग 50-52 दिन हो गए हैं। कोचिंग क्लासेस बंद हैं, सब कुछ बंद है। अब इस बंद में बहुत सारे लोग अपने उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार की देश की सेवा कर रहे हैं। मैं एल.वी. कुशवाहा श्री सुंदरम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और एक छोटी सी इच्छा के साथ आज आपके बीच हाजिर हुआ हूं। सब कुछ बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। एक और डॉक्टर, पुलिस, नर्सेस जहाँ सेवा दे रही हैं, वहीं हम शिक्षकों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, छात्रों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपनी लर्निंग को बंद ना करें। इसी उद्देश्य से और हम यहाँ हाजिर हुए हैं आपके सामने आज एक लंबे अंतराल के बाद, इसी उद्देश्य से कि आपको आपकी तैयारी के जो आयाम हैं वो नहीं बंद होने चाहिए, वो चलते रहने चाहिए। क्योंकि जब भी खुलेगा सारी चीज़ें यथावत होंगी तो निसंदेह परीक्षाएं भी होंगी और आपको परीक्षाएं देना भी होगा। ज़िंदगी का जो एक स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो संघर्ष अपने हिस्से का हमें करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम आज शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज मैं सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं, फिर आज पर आता हूं। अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि एमपीपीएससी की तैयारी के लिए, एमपीपीएससी और कुछ यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। जब मैं कह रहा हूँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस तो मैं आपको बताता चलूँ ये टोटली फ्री होगा, इसमें एक भी पैसे आपके नहीं लगने हैं और ये क्लासेस हम लोग बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी सब्जेक्ट आपको फ्री मिलने वाली है, खासकर मेरी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं निश्चित रूप से फ्री में दूँगा। इसके पहले मुझे लगा कि एक बार जो नए बच्चे हैं उनको भी आपस में दायरे में लाया जाए। जो 2020 की तैयारी करेंगे एमपीपीएससी की, एमपीपीएससी ने 2020 का सिलेबस जारी किया, हो गए बहुत दिन हो गए हैं। ये सिलेबस शायद आप लोग देख भी चुके हों। इस सिलेबस के डिस्क्रिप्शन के साथ, सिलेबस के वर्णन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपको मैं आज के वीडियो में जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पे आपको लिखूँगा। सबसे पहले तो मैं आज आपको एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँगा। एमपीपीएससी हमारा विषय है, ध्यान देंगे। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँगा, फिर आपको मैं सिलेबस बताऊँगा। सिलेबस के बाद मैं प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, इंटरव्यू क्या होता है इस पर भी थोड़ा फोकस करने के साथ, लेकिन अभी हमारा विषय मुख्य रूप से प्री और मेंस का है। स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करेंगे, पहले सिलेबस, इसके बाद प्लान पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम का प्लान है। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि किस तरह से हमें तैयारी करना है, कैसे आप क्रैक करेंगे। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों को हम लोग उत्तरित करेंगे, आप लोग सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे बड़ी गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसमें मैं आपको कुछ और जोड़ना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए स्ट्रेटजी में ही क्या पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स आपकी होनी चाहिए, क्या बुक पढ़ना चाहिए, कैसे लर्निंग किया जाता है, जो सीखने की जो एक विधि है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही 5-7 चीज़ें हैं हम लोग को आज डिस्कस करना है। तो ये 5-7 चीज़ों की शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग से बस एक ही आग्रह है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखने से मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही लाभ होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, लाइक करिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात,
कि चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए। श्री सुंदरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात MPPSC, वो छात्र जो MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, MPPSC बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है साल भर में, लेकिन हमारा जो विषय है वो है स्टेट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वाले शासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो जो लोक प्रशासन वाला क्षेत्र है उसका हम लोग कवर करने जा रहे हैं। लोक प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप जो सिविल सेवा एग्ज़ाम होता है MPPSC का, उस पर फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम MPPSC को समझते हैं। MPPSC में आपको पहले मैं ये बता दूं कि MPPSC का जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है वो सबसे पहले उसका जो पैटर्न है वो समझ लीजिए। 3 स्टेप में एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है और तीसरे नंबर पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्री, मेंस, इंटरव्यू मतलब जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस का एग्ज़ाम देंगे और जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। प्री एग्ज़ाम स्क्रूटनी एग्ज़ाम होता है, छटनी एग्ज़ाम होता है। छटनी का मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं और वो उसमें से केवल उन लोग को लेता है जो एग्ज़ाम के प्रति सीरियस होते हैं। कहने का मतलब वो जो प्री निकाल पाते हैं उनकी मुख्य परीक्षा होती है। सिविल सर्विसेज का मुख्य परीक्षा जैसा कि नाम है वैसा ही मुख्य परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा ही है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है इंटरव्यू साक्षात्कार है, तो ये साक्षात्कार की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू, ठीक है। आइए प्री के एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं और प्री के सिलेबस पर। प्री का जो सिलेबस है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला, MPPSC ने एक पेपर GS नाम दिया है, एक पेपर CSAT या GS2 नाम दिया है। इसको GS फर्स्ट कर सकते हैं, इसको GS सेकंड कर सकते हैं। GS फर्स्ट मतलब जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर जो है वो 2020 के सिलेबस में 10 यूनिट्स में 10 टॉपिक्स में डिवाइड है। GS का सामान्य अध्ययन का 10 टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जो कि 200 अंक का होगा, अर्थात 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन का मतलब हुआ पर यूनिट 10 क्वेश्चन, 10 जा 100, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। CSAT में टोटल 7 टॉपिक हैं। ये कौन कौन से टॉपिक हैं पहले मैं आपको GS बता देता हूँ, फिर इसके 7 टॉपिक बताता हूँ। इसके भी 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, 2 नंबर का होता है, और ये भी 200 का होता है। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखना है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और यदि आप आर्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नॉन साइंस हैं। साइंस का मतलब ये हुआ कि आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह कुछ पढ़ा है। यदि ये आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए यहाँ पे 2 विकल्प देता है कि आप चाहें तो फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम प्री का दे सकते हैं। यदि आप फॉरेस्ट चुनते हैं तो CSAT का नंबर भी प्री के मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। लेकिन यदि आप आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तब आप ये चुन नहीं पाएंगे, तो उसमें CSAT का 40% मार्क्स ही क्वालिफाइंग के रूप में जोड़ा जाता है। इसका मतलब यदि आप फॉरेस्ट देना चाहते हैं, ऐसे विकल्प है सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट। यदि आप सिविल सर्विसेज भी देना चाहते हैं और फॉरेस्ट भी देना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए इसका आपका 40% क्वालिफाइंग मान लिया जाएगा CSAT का, और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपके मेरिट में वो अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये प्री का एग्ज़ाम प्लान है MPPSC का सिविल सर्विसेज वाले का, ठीक है। आइए हम लोग ये देखते हैं कि MPPSC के प्री में जो GS का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ये PDF के फॉर्म में MPPSC के वेबसाइट में आपको अवेलेबल है, आप लोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शायद ना लिखे, मैं आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले
जीएस फर्स्ट एमपीपीएससी सिलेबस 10 यूनिट्स। जो पहला है वो है हिस्ट्री। मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपको 2 हिस्ट्री पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट एमपी की हिस्ट्री, यूनिट सेकंड इंडिया की हिस्ट्री। मतलब इतिहास में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य पढ़ना है, और भारत का कला, संस्कृति और साहित्य पढ़ना है, प्लस इतिहास पढ़ना है। तो एक टॉपिक हो गया आपका हिस्ट्री। आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, एक टॉपिक आपका क्या हो गया, हिस्ट्री। हिस्ट्री में किसका, एमपी का और इंडिया का। दूसरा, पहली यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई। ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को 2-3 भागों में बांट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट के हिसाब से 2 ही है। तीसरी यूनिट जो है ज्योग्राफी की है एमपी की ज्योग्राफी, एमपी का भूगोल, सारे प्रकार का भूगोल, जो सोशल भूगोल, फिजिकल भूगोल होता है, इकोनॉमिकल भूगोल होता है, वो सब। फिर क्या है, ये तीसरी यूनिट। चौथी यूनिट में इंडिया की ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। तो ये 4 यूनिट में, 2 यूनिट में हिस्ट्री, 2 यूनिट में ज्योग्राफी हो गया। तीसरा टॉपिक जो है, तो दूसरा आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ज्योग्राफी। डिटेल सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग डिटेल सिलेबस पे तब जाएंगे जब ये सारी क्लासेस हम लोग कर रहे होंगे। तब मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि कौन से हिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, वो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अगली चीज़ ये है कि तीसरा टॉपिक क्या है। जैसे एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 यूनिट हो गया। पाँचवा अध्याय या 5वीं यूनिट इकाई जो है वो है 2 चीज़ें। एक तो आपका पॉलिटी और दूसरा इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी, पॉलिटी और इकोनॉमी में एक साथ करते हुए इसको ऐसे बांटा गया है, एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी और इंडिया की पॉलिटी और इकोनॉमी। एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी जो है तो यूनिट 5 में, और इंडिया की पॉलिटी और इकोनॉमी यूनिट 6 में प्री के सिलेबस में दिया गया है। क्लियर, 3 चीज़ें हो गई, बल्कि इसको कहें तो 3A और 3B कर लेते हैं। तो ये 5A में आपका पॉलिटी और 5B में, यूनिट 5B में राज्य की अर्थव्यवस्था, मतलब एमपी की अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से 6 नंबर टॉपिक में आपका पॉलिटी और इकोनॉमी दिया है। चौथी चीज़ तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि आपको पॉलिटी पढ़ना है और 5वीं चीज़ क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। क्लियर। फिर आते हैं तो अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड साइंस, साइंस एंड इन्वायरमेंट। तो साइंस एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक है, मतलब विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ जोड़ के रखा गया है। तो विज्ञान और पर्यावरण का एक साथ टॉपिक दिया है, तो हम लोग ये 4 टॉपिक हो गए। तो 5वां हम लोग लिख लेते हैं साइंस और 6ठा लिख लेते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, आपका अध्याय हो गया 5, 6, ये 7वां अध्याय हो गया, मतलब 7वां टॉपिक सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये करंट अफेयर्स, तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, टोटल करंट अफेयर्स पढ़ना है। भले ही एमपी का नहीं दिया है, लेकिन पूछता एमपी का भी है, वो भी हम लोग को पढ़ना है। 9वां नंबर जो टॉपिक है वो आपसे आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर, शुद्ध हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानेंगे, तो कंप्यूटर आपको पढ़ना है। और 10वां नंबर जो टॉपिक है वो है सांविधिक एंड संवैधानिक संस्थाएं, सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं। देखिए, यदि इसको हम लोग कर लें करंट अफेयर्स के बाद वाला टॉपिक कर लें तो आईसीटी, और 9 नंबर टॉपिक कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी जो इंस्टीट्यूट हैं देश की और प्रदेश की, वो पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ये वाला टॉपिक डला हुआ है। हिस्ट्री की कई टॉपिक, ज्योग्राफी के भी कई टॉपिक डले हैं, पर ये वाला टॉपिक डला हुआ है पहले से, आप उसको देख सकते हैं। आगे हम लोग प्लान करेंगे।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, आईसीटी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो ये बात है। दूसरी बात जो है हमें ये ध्यान देना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्री की स्ट्रेटजी पे बात कर लेता हूँ, इसके बाद मेंस पे चलते हैं, तो टोटल मेंस की बात करेंगे। देखिए, प्री में आपको ऐसा प्लान करना है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 10 टॉपिक हैं, मतलब एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे, मतलब आपको एक टॉपिक जब तैयार करते हैं तो 10 प्रश्न बन जाते हैं आपसे, ठीक है। इसी प्रकार से 10 टॉपिक से आप तैयार कर लेंगे तो 100 प्रश्न बन जाएंगे। बड़ा आसान है, ये 8-9 सब्जेक्ट हैं, इनको आप टॉपिक बाय टॉपिक तैयार कर लेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि कोई भी टॉपिक न छूटे। एक टॉपिक आपका 20 अंक का है ना, तो 20 अंक आप अर्जित कर लेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी आप करेंगे, ठीक है। आइए फटाफट हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेंस का सिलेबस है, जो आपका मेंस का प्लान है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी सिविल सर्विसेज का, चाहे वो राज्य का कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे राज्य की किसी भी राज्य का कोई भी सिविल सर्विसेज हो, किसी भी सिविल सर्विसेज का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा। इसीलिए इसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित होती है। ये मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ नए स्टूडेंट के लिए, जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे और वो तैयारी करना चाह रहे होंगे उनके लिए, और जो पुराने हैं वो इसको देखेंगे, आगे समझेंगे, क्योंकि नया सिलेबस है इसलिए उनके लिए भी उतना ही लाभदायी होगा। लिखित होती है। लिखित का मतलब आपको राइटिंग करना पड़ता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और आप उसका उत्तर लिखते हैं। प्री जहाँ कैसा होता था, एमसीक्यू टाइप का होता था, एक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प और आपको एक चुन करके गोला भरना है। लेकिन मेंस में आपको क्या करना है, लिखना है। प्रश्न पूछेगा, लिखना है, प्रश्न पूछेगा, उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एमपीपीएससी ने टोटल 6 पेपर बना रखे हैं। एक बात और बता दें, जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तभी यहाँ तक पहुँचेंगे। पहले प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तब मेंस लिखेंगे। प्री क्वालिफाई हो जाएंगे 200 का जीएस, 200 का सीसेट, लेकिन इसका मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेगा। मेंस का अपना अलग से शुरू होता है। इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। तो 6 पेपर का जो एग्ज़ाम है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां पेपर और ये 6ठा पेपर। क्लियर? ऐसा समझेंगे, आसानी से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पहले पेपर, दूसरे पेपर, तीसरे पेपर तक जो है ये जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज है। चौथा पेपर सामान्यतः पहले इथिक्स के नाम से जाना जाता था, अब खोल करके इसमें 3 चीज़ें रख दी गई हैं। पहले फिलॉसफी, फिर साइकोलॉजी और पब्लिक एयर, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। और 5वें पेपर में हिंदी, 6वें पेपर में निबंध और प्रारूप लेखन कर दिया है। निबंध एवं प्रारूप लेखन, ये क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, पहला पेपर जीएस का, दूसरा पेपर जीएस का, तीसरा पेपर जीएस का, चौथा पेपर इथिक्स का, 5वां पेपर हिंदी एवं प्रारूप लेखन, 6ठा पेपर निबंध का, ठीक है। लगे हाथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पहला पेपर, दूसरा पेपर पार्ट ए में बटा है और पार्ट बी में बटा है। मतलब इसके 2 खंड हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। इसके भी 2 खंड हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। इसके खंड नहीं है, पहले हुआ करते थे, लेकिन अब सीधे पूरा 10 टॉपिक दिया है। ध्यान दीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, और इसमें ना कोई पार्ट नहीं, केवल 10 टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें भी कोई पार्ट नहीं, इसमें भी कोई पार्ट नहीं, इसमें भी कोई पार्ट नहीं है।
कहने का मतलब आपके जो 2 पेपर हैं ये 2 पार्ट में बटे हैं, तीसरा पेपर पार्ट में नहीं बांटा गया है, केवल 10 यूनिट दिया है, चौथा पेपर कोई पार्ट में नहीं बटा है, पाँचवा छठा पेपर नहीं बटा है, ठीक है। इसका 150 मार्क्स पार्ट ए का, पार्ट बी का 150 मार्क्स, मतलब पहला पेपर आपका 300 अंक का होगा, लिखित होगा 300 अंक का होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो भी कितने अंक का, 300 अंक का होगा, 150 का पार्ट ए और 150 का पार्ट बी। जो तीसरा पेपर होगा 10 टॉपिक होंगे, पार्ट नहीं दिया गया है, वो भी 300 अंक का होगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे, 150, 150, 300, 300, ये 3 पेपर आपको समझ में आ गए। तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि जीएस का जो पेपर होगा वो कितने का होगा, 900 मार्क्स का होगा। और इसको आप ऐसे समझिए कि 150 करके इकट्ठा करेंगे आप, ठीक है, 3 पेपर में। अब जो आपका अगला पेपर है इथिक्स का, इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, पार्ट नहीं है, 200 अंक का है, हिंदी 200 अंक की है, और निबंध और प्रारूप लेखन जो है वो 100 अंक का है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से कि पार्ट ए में क्या पूछता है, पार्ट बी में क्या पूछेगा, पहले पेपर के, दूसरे पेपर के पार्ट ए पार्ट बी में क्या होगा, तीसरे पेपर के में कौन कौन से टॉपिक हैं, चौथे पेपर में क्या है, ये कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे उनकी चर्चा और सिलेबस की चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इनसे। जैसे 150 अंक का होगा, ये 5 यूनिट में विभाजित है, 5 यूनिट में ये विभाजित है, 5 यूनिट में ये, 5 यूनिट में और 10 यूनिट में ये, तो 5 यूनिट से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 3 पेपर के लिए लागू होगा, जीएस वाले खंड के लिए, ठीक है। पहले पेपर को 2 खंड में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, इतना आप समझ चुके हैं। दूसरे पेपर को भी ऐसे बांटा गया है, लेकिन तीसरे पेपर को 2 में नहीं बांटा गया है, लेकिन 10 यूनिट इसमें भी हैं। पहले पेपर में टोटल 5 यूनिट दिया हुआ है, दूसरे पेपर में 5 यूनिट दिया है, ठीक है। तो पहले पेपर के पहले खंड में 5 यूनिट, दूसरे खंड में 5 यूनिट, और यही बात दोनों पेपर के लिए दूसरे पेपर के लिए भी लागू होती है। और तीसरे पेपर में पार्ट ए पार्ट बी न होकर के केवल 10 यूनिट दिया हुआ है। तो बात लगभग सेम है प्रश्न पूछने के दृष्टिकोण से, उसको समझिए। जैसे मान लेते हैं पहला पेपर, पहला खंड हो गया, P1A हो गया, इसको हम नाम दे रहे हैं पहले पेपर का खंड ए, 5 यूनिट हो गया। जिससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित प्रश्न है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसको आप गंभीरता से यदि लेंगे तो स्ट्रेटजी बनाने में इन सारी चीज़ों का बहुत योगदान है। एक बात और, ये सारी चीज़ें जनरली आम कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं, केवल सिलेबस उठाते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग से यह आग्रह करूँगा कि आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुने। तो देखिए, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों लिख लेते हैं, पार्ट ए पार्ट बी दोनों लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक जैसी बात है, इतने के लिए एक जैसी बात है। तो कैसे प्रश्न पूछेंगे, 3 टाइप के, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ठीक है। मैं कुछ प्रश्न बनाया हूँ, दिखाऊंगा। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न जो होगा अति लघु उत्तरीय होगा, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो होगा वो शॉर्ट टाइप का प्रश्न होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और तीसरा प्रश्न जो होगा लॉन्ग टाइप होगा। कैसे समझेंगे कि ये शॉर्ट है कि लॉन्ग है कि वेरी शॉर्ट है, शब्दों से समझेंगे। इसको आपको 10 शब्द में लिखना है, इसको आपको 50 शब्द में लिखना है, इसको आपको 200 शब्द में लिखना है। 2019 तक का जो सिलेबस था ये 30 शब्द में, ये 100 शब्द में, ये 300 शब्द में था। अब क्या करना है, 10 शब्द में, 50 शब्द में और 200 शब्द में। कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट। ये कितने क्वेश्चन होंगे, ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन होंगे। ये कितने क्वेश्चन होंगे, ये 1 क्वेश्चन होंगे।
कितने अंक का होगा? ये 3 अंक का होगा। ये कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। ये कितने अंक का होगा? ये होगा आपका 11 अंक का। 3 प्रश्न है, 3 होंगे, 3 अंक के तो 9 अंक हो गया, ये अंक लिख रहा हूँ। 2 प्रश्न है 5 अंक के तो 10 अंक हो गया, और 11 अंक का एक प्रश्न है तो ये 11 अंक हो गया। मतलब एक यूनिट से, ये यूनिट है, एक यूनिट से टोटल 3, 2, 5, एक 6 प्रश्न लिखने होंगे, जो 3 प्रश्न 3 टाइप के होंगे, और इन 6 प्रश्नों में से आपको टोटल 30 नंबर प्राप्त होंगे। तो जो हमने यहाँ लिखा है पेपर फर्स्ट पार्ट ए यूनिट, इसमें 1, 2, 3 प्रश्न टोटल हो गए कितने का? 30 अंक का। इसी प्रकार से पहली यूनिट 30 की, दूसरी यूनिट 30 की, तीसरी यूनिट 30 की, चौथी यूनिट 30 की, 5वीं यूनिट 30 की। 30 पंचा 150 हो गया। 5 यूनिट इसका। पार्ट बी का भी ले लीजिए, यही हाल पार्ट बी का भी होगा। दूसरे पेपर का पार्ट ए ले लीजिए, यही हाल उसका भी होगा। दूसरे पेपर का पार्ट बी ले लीजिए, यही हाल उसका भी होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 यूनिट इसका, 5 यूनिट उसका, मतलब 150 पार्ट ए, 150 पार्ट बी। ये 30 नंबर और 5 यूनिट है तो 30 पंचा 150, और पार्ट ए का 150, पार्ट बी का 150, पूरा पेपर 300 का हो गया। और तीसरे पेपर में पार्ट नहीं है तो पूरा 10 है, 10 यूनिट दिया है तो 10 यूनिट को आप दोनों पार्ट को मिला दीजिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 10 यूनिट के सीधे प्रति यूनिट 30 अंक, अर्थात 30 दाम 300 अंक एक ही पार्ट को हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट तक, मतलब 3 पेपर तक, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर तक यही सिस्टम है। 3 पेपर आप समझ गए, जो कि जीएस का होता है। कितने अंक का? 900 अंक का। अब थोड़ा शब्दों का काउंट कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाने में हमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होती है कि शब्द क्यों मायने रखते हैं। तो देखिए, 10 शब्द 3 प्रश्न अर्थात 30 शब्द, 50 शब्द के 2 प्रश्न अर्थात 100 शब्द, और 200 का 1 अर्थात 200 शब्द, मतलब 330 शब्द। प्रति यूनिट 330 शब्द आपको लिखना होगा। एक बार मैं रीसमराइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया पहली यूनिट टोटल 1, 2, 3 प्रश्न, ठीक है, 30 अंक का और 330 शब्द लिखना है। दूसरी यूनिट का यही हाल है ना। तो 5 यूनिट हमको हैं तो 150 अंक, और ये 5 का इसका गुणा करेंगे तो ये 1650 आएगा। टाइम आपको मिलता है 3 घंटे एक पेपर लिखने के लिए, तो एक खंड लिखने के लिए 1.5 घंटे, दूसरा खंड भी आपको लिखना है 1.5 घंटे में, 150 अंक, 1650 शब्द। इसका मतलब 3 घंटे में आपको टोटल 3300 शब्द लिखने हैं। 10 यूनिट के 3300 शब्द आपको लिखना है, तो 3300 का 180 में आप भाग देंगे, है ना। तो लगभग ये 20 या 22 शब्द प्रति मिनट आता है, पर 180 शब्द आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बीच में और भी कुछ काम करेंगे, पेपर पढ़ेंगे, पानी पिएंगे, कुछ आवश्यकता खाना पूर्ति भी करेंगे। इस प्रकार से लगभग 22-23 शब्द आपको प्रति मिनट लिखने की स्पीड होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। 20 शब्द प्रति मिनट 2019 की अपेक्षा के हिसाब से तो ठीक ही है। वहाँ आपको लगभग 30 से 32 शब्द प्रति मिनट लिखना होता है। यहाँ आपको लगभग 20 से 22 शब्द प्रति मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्पीड हैंड राइटिंग होगी आपकी तो 25 शब्द प्रति मिनट लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंजेस ये है कि आपको 10 शब्द में उत्तर समाप्त करना होगा, जिसको आप अधिकतम 20 शब्द तक ले जा सकते हैं। 50 शब्द में उत्तर समाप्त करना होगा और 200 शब्द में उत्तर समाप्त करना होगा, जो बड़े प्रश्न होंगे। तो एक प्रकार से हम लोग देखें तो 3300 शब्द 300 अंक के लिए 3 घंटे में लिखना है,
एक पेपर आपका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पेपर, तीसरा पेपर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चौथे पेपर की बात करते हैं। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी यूनिट में क्या रखा गया है। चौथे पेपर की क्या स्ट्रेटजी है, पेपर नंबर 4, इसमें जो 3 चीज़ें रखी हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबैट। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। 200 अंक का पेपर है ये आपका, इसमें भी 5 यूनिट टोटल है। ठीक है, लेकिन इसकी 4 यूनिट प्लस 1 ऐसे है। 4 यूनिट से आपके क्वेश्चन आएंगे जो इन तीनों टॉपिक से होंगे, और 5वां यूनिट जो है आपका वो केस स्टडीज का है, मतलब प्रकरण अध्ययन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? तो 4 यूनिट तक जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, देखिए 4 यूनिट मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, इनके लिए एक जैसी स्ट्रेटजी बनाई गई है। मतलब आपको साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इनका उत्तर देना होगा, जबकि इसका उत्तर जो है वो आप कहाँ से देंगे, इसका उत्तर जो है तो आप प्रकरण अध्ययन देंगे। प्रकरण अध्ययन क्या होता है, प्रकरण अध्ययन होता है आपको एक केस दिया जाएगा, आपको कुछ बताया जाएगा और उसके आधार पर आपको निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो इसमें जो तरीका है, अब देखिए जैसे आपका पहली यूनिट है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ कुल 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ भी कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली यूनिट में कुल 3 प्रश्न आएंगे, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ठीक है, लेकिन जो आपका पहला प्रश्न होगा उसमें टोटल 5 कमेंट छोटे प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट वाले। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपको 2 प्रश्न शॉर्ट टाइप के होंगे और तीसरे प्रश्न में एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न होगा। ठीक है, ये 2 अंक का रखा गया है, ये 5 अंक का रखा गया है और ये आपका 20 अंक का रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट में देखिए पहला प्रश्न 5 वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 2 अंक के अर्थात 10 अंक का। ठीक है, और दूसरा प्रश्न जो होगा शॉर्ट टाइप 2 प्रश्न होंगे, ये भी 10 अंक का, और एक प्रश्न होगा 20 अंक का जो दीर्घ उत्तरी होगा तो 20 अंक का। तो प्रत्येक यूनिट इसकी 40 अंक की हो जाती है। क्लियर? इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट तक 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, 1 2 3 4 160 अंक के प्रश्न फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब जो 5वीं यूनिट है उससे आपसे पूछा जाएगा क्या, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी के लिए कितना अंक बचा, केस स्टडी के लिए देख लीजिए सिर्फ कितना अंक बच रहा है, 40 अंक बच रहा है। तो 2 केस स्टडीज होंगी, एक केस स्टडी 20 अंक की, दूसरी 20 अंक की। तो मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन 2 भागों में बटा होगा, 5A 5B, 2 केस स्टडी 20-20 अंक की होंगी और ये 40 अंक आपको मिल जाएंगे। तो चौथे पेपर की स्ट्रेटजी आपकी अलग होनी चाहिए, और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 4 यूनिट में 40-40 अंक लिखने हैं, और यहाँ 5वीं यूनिट का भी 40 अंक का है, 2 केस स्टडी होगा, वहाँ आपको अलग तरीके से 30-30 अंक का है। तो ये हमें समझना था। जल्दी से मैं आपको 5वें पेपर की स्ट्रेटजी समझा देता हूँ कि 5वें पेपर का क्या प्लान है। पांचवा पेपर P5 सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर होगा। तो सामान्य हिंदी और व्याकरण में इसमें आपको जो हिंदी का सिलेबस है उससे 200 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इस 200 में क्या है कि पहले प्रश्न जो होगा वो 25 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट टाइप के 30 शब्द वाले,
और 3 अंक का क्वेश्चन होगा। 25 3 75 अंक का तो ये हो जाएगा। हिंदी के पेपर में 75 अंक के पूरे सिलेबस से जो भी सिलेबस दिया गया है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। वो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 अंक के होंगे और इस प्रकार से 75 अंक का ये होगा। ठीक है, तो 75 अंक आप समझ गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न स्पष्ट किया है कि अलंकारों से रिलेटेड होगा। 2 अलंकार पूछे जाएंगे 5-5 अंक के। तो यहाँ पे 2 A और B 5 अंक का एक अलंकार, 5 अंक का 2 अलंकार, अर्थात 10 अंक का अलंकार होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे पर आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा जो होगा वो ट्रांसलेशन का होगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आपको टोटल 20 अंक दिए जाएंगे। तीसरे का A है ये, तीसरे का B होगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और इसके लिए आपको 15 अंक रखा गया है। तो ट्रांसलेशन के लिए कुछ 40 अंक हो गए। 75 अंक का पूरे सिलेबस से, 10 अंक का अलंकार, 40 अंक का ट्रांसलेशन। 40 अंक में हिंदी से इंग्लिश के लिए 20 अंक, इंग्लिश से हिंदी के लिए 15 अंक हो गया। ये हो गया 3 प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा जो होगा वो होगा संधि और समास से, संधि समास और विराम चिन्ह से। संधि समास और विराम चिन्ह से होगा, इसका तो सिलेबस भी हो जा रहा है। संधि समास से और विराम चिन्हों से 20 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 20 अंक के प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद जो 5वां प्रश्न होगा आपका, यहाँ लिखता हूँ, 5वां प्रश्न जो होगा वो प्रश्न व्याकरण से होगा, शब्दावलियों से होगा। तो ये व्याकरण और शब्दावलियों से प्रश्न होगा। इसके लिए भी आपको 20 अंक रखा गया है। जहाँ तक है 10 प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के होंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो 10 प्रश्न हो जाएंगे। छठा प्रश्न जो होगा इसका वो अपठित गद्यांश का होगा, अनसीन पैसेज का। अपठित गद्यांश का जो प्रश्न होगा उसके लिए भी 20 अंक रखा है। ठीक है, इसके बाद जो 7वां प्रश्न होगा वो भाव पल्लवन का होगा। भाव पल्लवन के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और 8वां प्रश्न जो होगा वो गद्यांश का होगा, अर्थात गद्यांशों का संक्षेपण करना होगा, मतलब भाव पल्लवन को उल्टा संक्षेपण, और इसके लिए भी आपको 10 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से 8 प्रश्न हिंदी में होंगे। अब अंक यदि हम लोग जोड़े तो ये 200 अंक का हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 75 अंक का आपका ये, 10 ये 85, 40 ये हो जाता है, 20 ये 60, 145। ठीक है ना, सॉरी 40 20 60 10 70 अंक हो गया। और आपका इधर, हाँ 20 20 40 10 50 10 60। टोटल प्रश्न आपके इस प्रकार से, एक मिस्टेक हुई है इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है जोड़ने में। ये वाला ये 35 होगा, सॉरी, हाँ 35 होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 15 हमने 40 लिख दिया था, माफ़ कीजिएगा। तो ये 35 35 10 45 20 65 75 के साथ 65 जोड़ेंगे तो 140 और 60 ये 200। तो ये टोटल पेपर 200 का हो जाता है। आइए जल्दी से मैं आपको निबंध के बारे में समझा देता हूँ। 6वां पेपर, फिर हम लोग सिलेबस पर आते हैं। 6ठा पेपर जो है वो आपका 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो हिंदी निबंध है और दूसरा प्रारूप लेखन है। 2 चीज़ें इस पेपर में हैं, 6ठे पेपर में। ठीक है, तो 2 पेपर में जो प्रश्न होंगे तो ये मान के चलिए कि इसमें 1 2 पहला निबंध पहला प्रश्न, दूसरा निबंध दूसरा प्रश्न, 2 निबंध होंगे। निबंध 1 होगा 1000 शब्द में लिखना होगा और दूसरा होगा 500 शब्द में लिखना होगा। 1000 वाले निबंध के लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे।
और 500 शब्द वाले निबंध के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल 100 में से, क्योंकि ये पेपर आपका 100 अंकों का ही होगा, तो 100 में से 75 अंक निबंध का। और तीसरा प्रश्न जो होगा वो होगा प्रारूप लेखन का। तो प्रारूप लेखन जो होगा वो प्रारूप लेखन आपका 25 अंक का प्रारूप लेखन होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 25 अंक का प्रारूप लेखन इतना है। 2 प्रारूप लेखन है, 2 प्रारूप लेखन में आपको 25 अंक मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसमें टोटल 3 प्रश्न होने हैं। पहला प्रश्न निबंध का, दूसरा प्रश्न निबंध का, तीसरा प्रश्न प्रारूप लेखन का है। ये मैंने आपको पेपर फर्स्ट से लेकर के पेपर 6 तक की जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में आपको बताया है। मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां पेपर में पूछा क्या जाएगा। छठे पेपर की तो बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी का भी मैंने आपको बता दिया है लगभग सारी चीज़ें। तो हम लोग मुख्य रूप से 4 पेपर के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। 3 पेपर जीएस का, 1 पेपर इथिक्स का। ठीक है, जिसको हम लोग इथिक्स कहते हैं, बस साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पेपर फर्स्ट, जैसा कि हमने कहा इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हिस्ट्री का है, विस्तृत चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे। पार्ट बी जो है वो ज्योग्राफी का है। ठीक है, विस्तृत सिलेबस मतलब हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, ये आपको स्वतः देखने की ज़रूरत है। इसको आप देखेंगे। ठीक है, बस मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि इसकी जो यूनिट्स हैं वो किस में बटी हुई हैं। तो पार्ट ए हिस्ट्री का है, पार्ट बी ज्योग्राफी का है। अब देखिए जो पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है हिस्ट्री का, उसमें हिस्ट्री का पेपर जो है इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है 3 भागों में बांट करके, है ना, 3-4 भागों में बांट के दिया होगा। हाँ, और उसके बाद आपको तो देखिए पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, 3 यूनिट इंडियन हिस्ट्री की हो गई, 5 यूनिट होंगी हिस्ट्री की। और चौथी और 5वीं यूनिट जो हो गई वो एमपी की हिस्ट्री की हो गई। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात कर लें तो पहले यूनिट में आपको दिया है भारतीय इतिहास का, समस्त हड़प्पा से लेकर के 10वीं शताब्दी तक का। ठीक है, दूसरी यूनिट में आपको मध्यकाल दिया हुआ है। तो पहला जो है तो प्राचीन है, दूसरा जो है वो मध्यकाल है, और तीसरा निस्संदेह जो है तो वो आपका ब्रिटिश काल है, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है। इस प्रकार से 3 यूनिट इंडियन हिस्ट्री के लिए और 2 यूनिट एमपी की हिस्ट्री के लिए दिया है। एमपी की हिस्ट्री में आपको एक तो मध्य प्रदेश की देसी रियासतें पढ़ना है 5वीं यूनिट में, और मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विरासत पढ़ना है, मतलब कल्चर प्लस हिस्ट्री, 2 चीज़ें। तो अब आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से कि 150 अंक में आपको 2 चीज़ें पढ़ना है, एक हिस्ट्री भारत की और एक हिस्ट्री मध्य प्रदेश की। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी में ज्योग्राफी है, भूगोल है। भूगोल को कुल मिलाकर के जो बांटा गया है वो 4 सेगमेंट में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें पार्ट बी में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, 5 यूनिट है उसमें। पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा जो है वो इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा जो है वो एमपी की ज्योग्राफी। 3 सेक्शन में, तो ये पहली यूनिट, ये दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट। चौथी और 5वीं यूनिट 2 यूनिट इसमें और हैं। तो चौथी यूनिट क्या है? चौथी यूनिट आपकी वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, मतलब इसमें प्रबंधन दिया हुआ है, जल और आपदा प्रबंधन दिया हुआ है। ठीक है, और 5वीं यूनिट में ज्योग्राफिकल साइंस टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, मतलब ज्योग्राफी में इस्तेमाल होने वाली जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है
सुदूर संवेदन, GIS, GPS, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ज्योग्राफी को काफ़ी डायनेमिक खोल करके रखा गया है। वर्ल्ड, इंडिया, MP, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से और ज्योग्राफी अलग से। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी और पाँचवीं यूनिट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। 150 अंक का ये सब कुछ आएगा। सिलेबस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों पेपर लेंदी हैं और काफ़ी लेंदी है। हिस्ट्री भी लेंदी है, ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, MP ज्योग्राफी भी, वाटर मैनेजमेंट, फिर साइंस टेक्नोलॉजी के एक सेक्शन, काफ़ी लेंदी टॉपिक है ना। पर पढ़ना तो है ही है। 5 यूनिट इसका, 5 यूनिट इसका, 10 यूनिट में ये 300 अंक क्लियर हो गया आपके, ठीक है। देखिए अगला सेकंड पेपर P2। इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। अब सेकंड पेपर है आपका। सेकंड पेपर में आपको समझने की ज़रूरत ये है कि मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है और राजनीतिक व्यवस्था का है, ठीक है। इसका जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है वो इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी का है। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग को कर लेते हैं पार्ट ए का, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और गवर्नेंस, ठीक है। और पार्ट बी में 2 चीज़ें हैं, एक को इकोनॉमिक्स और दूसरा सोशियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे एक अंतर ये आया है, एक अंतर पेपर फर्स्ट में था, मैं बताना भूल गया कि 2019 तक के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री देता था पेपर फर्स्ट में, उसको निकाल दिया है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना MPPSC ने ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। पेपर सेकंड में 12-14 अधिनियम थे, वो अधिनियम भी निकाल दिए गए हैं, ठीक है, पेपर सेकंड के पार्ट बी में। तो थोड़ा सा आसान भी है, आसान हो ही गया है नए छात्रों के लिए। तो जो पेपर फर्स्ट की सेकंड की 5 यूनिट है, वो पहली यूनिट आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड है, दूसरी यूनिट जो है भारत के विभिन्न संस्थाओं से रिलेटेड है, वही सारी संस्थाएं जो 10वें सेक्शन में था प्री में, ठीक है। तीसरी यूनिट जो है इसकी पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपका लोकतंत्र है। चौथी यूनिट जो है तो भारतीय राजनीतिक विचारक दिए हुए हैं। चौथी यूनिट इम्पोर्टेंट यूनिट है, फिलॉसफी में भी काम आता है, तो सॉरी हाँ उधर इथिक्स वाले पेपर में काम आता है। भारतीय राजनीतिक विचारक दिया हुआ है। 5वीं में प्रशासन मतलब पब्लिक एड दिया हुआ है। तो यहाँ पे चौथी और 5वीं यूनिट आपको 2 बार काम आएगा, चौथे पेपर में और दूसरे पेपर के पार्ट ए में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो इसमें इकोनॉमी है, पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय यूनिट इकोनॉमी है और चौथा और 5वां सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी का पेपर है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दिया है, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है, पूरी सब्जेक्ट लिखा है। अब जैसे इकोनॉमी दिया है तो इकोनॉमी को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक आपका क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी और दूसरा EMP की इकोनॉमी, ठीक है। तो पहली और दूसरी यूनिट में पहली यूनिट में भारत की इकोनॉमी, दूसरी यूनिट में MP की इकोनॉमी और तीसरी यूनिट में कॉमन ह्यूमन रिसोर्स दिया हुआ है, ठीक है। चौथी और 5वीं यूनिट सोशियोलॉजी की है, तो समाज की बेसिक जो बातें हैं वो दी हुई है, ठीक। ये पेपर सेकंड की बात है। 150 अंक का आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस होगा और 150 अंक में 2 चीज़ें हैं, एक आपका इकोनॉमिक्स और एक आपका सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा है निसंदेह, 3 यूनिट है, आप समझ रहे होंगे। 3 यूनिट है तो इससे 9 प्रश्न बनेंगे, एक यूनिट के 3 मतलब 3 त्रिकाई 90, 30 अंक का आता है तो 90 अंक का ये आएगा। और सोशियोलॉजी जो होगा वो 60 अंक का होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो सोशियोलॉजी 60 अंक का और इकोनॉमिक्स 90 मार्क्स का दिया जाएगा, ठीक है। ये पेपर सेकंड की बात हो गई। आइए हम लोग पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं फटाफट। पेपर थर्ड में टोटल 10 यूनिट है और 10 यूनिट को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करके एक एक करके देखते हैं। P3 इसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें केवल और केवल आपको 10 यूनिट दिया हुआ है
मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पेपर जो 3 है, पेपर थ्री में देखिए, पहले तो ये पेपर साइंस टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं पेपर 3 में। तो देखिए पेपर 3 का जो कुल मिलाकर के 10 यूनिट है। तो पहली यूनिट में आपका फिजिक्स, मतलब भौतिकी, सामान्य विज्ञान का भौतिकी, ठीक है। पहली यूनिट का मतलब 10 अंक होता है, ठीक है, ये आप समझेंगे। पहली यूनिट का मतलब 30 अंक होता है, 30 अंक होता है, मतलब 30 अंक की फिजिक्स। दूसरी यूनिट केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, 30 अंक की रसायन शास्त्र, ठीक है। तीसरी यूनिट बायोलॉजी, मतलब 30 अंक की बायोलॉजी, 30 तिहाई 90 अंक, 90 अंक का जनरल साइंस आपका। ये सब आपको तैयारी करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। चौथी यूनिट कंप्यूटर का, आईसीटी का, ये आपको सामान्य विज्ञान वहाँ भी पढ़ना है, कंप्यूटर वहाँ भी पढ़ना है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो ये आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी कितने अंक का, 30 अंक का, ठीक है। पाँचवीं यूनिट्स में आपको मैथ्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, 30 अंक की सीधे मैथ्स आएगी, ठीक है ना। मैथ्स का कोई नाम जो दिया हुआ है वो है मैथ्स प्लस इसी के साथ साथ सांख्यिकी है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स भी इसी में दिया हुआ है, ठीक है। छठी यूनिट आपकी किसकी है, हेल्थ की है, मतलब इसमें जो रोग डिजीज़ वो है, ये भी कितने का, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि 30 अंक का हेल्थ का आएगा, ठीक है। सातवीं यूनिट जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस टेक से रिलेटेड है। ये साइंस टेक आप बहुत कुछ सेकंड पेपर में पढ़ लेंगे, ठीक है। भूगोल वाले सेक्शन में भी कुछ पढ़ लेंगे, कुछ यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 30 अंक की साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। आठवीं यूनिट जो है आपकी वो एनर्जी से रिलेटेड है, ऊर्जा से, पर्यावरण की है, ठीक है ना। पर्यावरण और फिजिक्स दोनों से रिलेटेड है, तो 30 अंक का ये आ जाएगा, ठीक है। नौवीं यूनिट आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से, तो ये भी नौवीं यूनिट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, 30 अंक का, ठीक। तो थोड़ा इन्वायरमेंट और एनर्जी और फिजिक्स और एनर्जी जोड़ देंगे तो इसका मतलब इन्वायरमेंट, एनर्जी और फिजिक्स, ये 3 ज़्यादा अंक के हो जाएंगे। और 10वीं यूनिट सबसे लास्ट में जियोलॉजी का दिया गया, भूगर्भ शास्त्र दिया गया है। ज्योग्राफी में पहले भी भूगर्भ शास्त्र पढ़ते थे, यहाँ आपको साइंस टेक्नोलॉजी वाले पेपर में दे दिया गया है। तो ये 10 टॉपिक 300 अंक के आपके सीधे दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे वेटेज समझ लेना है। वेटेज यदि देखा जाए तो फिजिक्स का ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी के साथ जोड़ के रखा है, ठीक है। इन्वायरमेंट का ज़्यादा होगा और भूगोल का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जियोलॉजी और भूगोल एक साथ में पढ़ते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे निकल कर आएंगे जिनकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 300 अंक का आपका पेपर 3 हो गया। पेपर 4 की भी बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या पूछता है। इंटरेस्टिंग पेपर है और बहुत अच्छा पेपर है पेपर 4। तो देखिए पेपर 4 में आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक तो फिलॉसफी, नए बच्चे बहुत ज़्यादा इसको जानते नहीं हैं मध्य प्रदेश में, दर्शन शास्त्र। दूसरा साइकोलॉजी, हिंदी में मनोविज्ञान। और तीसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन। ये तीनों विषय एक साथ, इनका जो रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एथिक्स के नाम से IAS UPSC में पढ़ाए जाते हैं। इसमें जो है तो आपका मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरण के नाम से MPPSC पढ़ा रहा था, लेकिन अब अलग अलग स्पष्ट कर दिया है। तो ये आपका है, ठीक है। फिलॉसफी के लिए एक यूनिट है। साइकोलॉजी के लिए 2 यूनिट है, मतलब पहली यूनिट वो हो गई, दूसरी और तीसरी यूनिट ये हो गई।
और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चौथी यूनिट है और 5वीं यूनिट जो है वो आपका केस स्टडी का है। तो ये 5 यूनिट समझ गए। पहली यूनिट तो फिलॉसफी में क्या है, कुल 17 विचारक दिया हुआ है। 17 विचारकों को आपको पढ़ना है, जिसमें से 3 वेस्टर्न हैं और बाकी के 14 जो है वो इंडियन है। ठीक है। साइकोलॉजी विचारक मतलब थॉट, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, दार्शनिकों के नाम, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। साइकोलॉजी में आपको दूसरा और तीसरा दिया है, जिसमें मुख्य रूप से मानवीय आवश्यकताएं, अभिप्रेरण और मनोवृत्ति वाला टॉपिक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार मुख्य टॉपिक है। और केस स्टडी जो है तो पूरे पाठ्यक्रम से रिलेटेड केस स्टडी होगा। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि 40-40 के ये हैं 5 यूनिट, 40 से 200 का है एथिक्स। ठीक है। तो दर्शन शास्त्र कितने का हो गया, 40 अंक का। ये आपको समझना है कि यहाँ पे फिलॉसफी आपको 40 अंक का पढ़ना है। ठीक है। साइकोलॉजी कितने का हो गया, साइकोलॉजी में 2 टॉपिक हैं। साइकोलॉजी, एक मिनट थोड़ा सा, प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला करके मान लीजिए कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इतना है। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। दूसरी यूनिट जो है वो साइकोलॉजी की है, तो 40 अंक की साइकोलॉजी है। तीसरी और चौथी यूनिट लोक प्रशासन की है। तीसरी चौथी यूनिट लोक प्रशासन की है। इसका मतलब ये होता है कि 80 अंक का लोक प्रशासन आपको पढ़ना है। इसमें एक साइकोलॉजी के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें कन्फ्यूजन हो रहा था। तो साइकोलॉजी प्लस लोक प्रशासन, तो ज़्यादा आपको लोक प्रशासन पढ़ना है। मनोविज्ञान पढ़ना है। यदि लोक प्रशासन और मनोविज्ञान को जोड़ दें तो 120 अंक का आपको ये पढ़ना है और 40 अंक का दर्शन शास्त्र पढ़ना है। ठीक है। और 40 अंक का ही केस स्टडी पढ़ना है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये सिलेबस MPPSC का चौथे पेपर का था। 5वें पेपर में हमने बताया कि हिंदी है, हिंदी का व्याकरण है। व्याकरण की चर्चा भी धीरे धीरे हो ही गई थी कुछ। और 6ठी यूनिट में आपको निबंध लिखना है। निबंध के भी टॉपिक दिए हैं, पर यूँ समझ लीजिए कि जितना जनरल बातें आप जानते हों वो सब टॉपिक निबंध के हैं। ठीक है। हेल्थ जानते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक दिया है। मानवीय आवश्यकताएं जानते हैं, मूल्य जानते हैं तो मूल्यों से रिलेटेड दिया है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड दिया हुआ है। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी लिखा हुआ है, आप डिटेल सिलेबस में देख लेंगे। ठीक है। तो एक बात इसमें मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात और डिस्कस करूँगा। इसमें हम लोग अगले सेक्शन में जो है तो तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, वो मैं जल्दी से फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में MPPSC की तैयारी कैसे करें, मतलब आज मैंने आपको सिलेबस के बारे में